वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग बेसिकली नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक क्लास केस स्टडी 10th क्लास, जिसका लेक्चर नंबर 1 है ये। तो बेसिकली आप जितने भी लोग क्लास 10th में हो या 12th में हो, या बेसिकली बात करें 9 से लेकर 12 तक, आप लोग को पता है कि पैटर्न पेपर का चेंज कर दिया गया है फॉर द ईयर 2020 एंड 21। आगे का पता नहीं। तो अब उसमें केस स्टडी आएगा। क्लियर है। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये लग रहा है, काफ़ी डरे हुए हैं कि अब केस स्टडी कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसी साल कोविड को लेकर सब लोग परेशान हैं, क्लासेस सही से हो नहीं पा रही है, कहीं हो पा रही है कहीं नहीं हो पा रही है, तो सब लोग परेशान हैं। लेकिन घबराने वाली बात कुछ नहीं है। केस स्टडी के लिए आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि केस स्टडी के लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है, कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा कोई टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। केस स्टडी अलग है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ना कि डिक्रीज़ करने के लिए। तो इस साल वैसे भी पैटर्न चेंज हुआ है, कोविड है, इन सब चीज़ों को लेकर पेपर वैसे भी थोड़ा मॉडरेट या ईजी कर लो बनेगा, डिफ़िकल्ट तो जाएगा नहीं। ठीक है, वो बेनिफिट है। सिलेबस रिड्यूस किया गया है, वो आपको उसका भी बेनिफिट है। ठीक है, और केस स्टडीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके लेंदी क्वेश्चन कम हो जाएंगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दो केस स्टडी होता क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आप जितना आपने पढ़ा है चैप्टर्स में, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, बस उसको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा। कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो डर है ना, वो तो निकाल दो सबसे पहले कि अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, अभी प्रॉब्लम ये है कि केस स्टडी का इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन देखो तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या कहीं पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं। इसी के लिए मैं आपको लोग को ये वीडियो के थ्रू आप लोग को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा सॉल्यूशन के साथ। जहाँ जहाँ से मुझे मिलेगा, चाहे वो किसी बुक से मिले, किसी सैम्पल पेपर से मिले, मैं उस पर वीडियो लेक्चर बनाते जाऊंगा। तो ये लेक्चर 1 है। मैं हर एक लेक्चर में दो तीन केस स्टडी करता जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको बस इतना काम करना है कि चैप्टर, यहाँ तक तो मुझे बिलीव है कि सब लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ऑलमोस्ट दिसंबर मिड है, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा। तो सिलेबस कंप्लीट हो तो गया होगा, साथ ही साथ आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहला काम रिवीजन में क्या होता है, सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज हमेशा याद होने चाहिए। एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी भी चैप्टर को उठाओ तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो हो वो आपका ना फंसे फॉर्मूलेज की वजह से। तो इस चीज़ पे कम से कम इंश्योर कर लो कि फॉर्मूलेज आपको हमेशा हर टाइम याद हो रहने चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम आपका सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने में ही निकल जाएगा। तो बस फॉर्मूलाज, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते हो, फॉर्मूलाज पहले याद कर लो, उसके बाद रिवाइज करने बैठो। ठीक है, तो वैसे ही केस स्टडी के साथ है। ऐसा नहीं कि पहले तुमने क्वेश्चन देखा, फिर तुमने फॉर्मूले सर्च किए, फिर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसमें करने में मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं हर एक लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 है, कि मैं दो तीन केस स्टडी आपको सॉल्व कराता जाऊँगा। वो इंटायर सिलेबस से होगा, टॉपिक वाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो तब करते जब स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो पूरा जंबल अप रहेगा। कभी भी किसी भी चैप्टर से मैं क्वेश्चन उठा के वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। बस आप लोग को इंश्योर करना है कि पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन देख के नहीं होता है फिर वीडियो देखो। क्लियर। अब बात करते हैं कि आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जितना क्वेश्चन मुझे मिलता जाएगा मैं सॉल्व करता जाऊंगा। क्लियर है। केस, फिर सेकंड पॉइंट, केस स्टडी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज याद रखो। कुछ नहीं होगा, एक बड़े से क्वेश्चन को छोटे छोटे फॉर्मेट में 4 पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। क्लास 10th की बात करें तो पता है 4 केस स्टडी आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। ठीक है, हर केस स्टडी में 5 पार्ट होंगे, 5 में से कोई भी 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, ये पैटर्न है। बाकी पैटर्न तो और भी चेंज हुआ है पेपर में, 5 मार्क्स में इंट्रोड्यूस किया गया। मैं पेपर पैटर्न की बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं भी सिर्फ केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैं कराता जाऊँगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। केस स्टडी सिंपल सा ही आने वाला है पेपर में। क्लियर है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें दिख रहा होगा, स्टैट्स के बेसिस पे है। तो स्टैटिस का जितना भी फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द मैथमेटिक्स, in the maths class a teacher explain the concept of determining mean by defining the formula। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे दिया गया। अब जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा उनके लिए सिंपल हो गया। मीन का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, उन्होंने मीन का फॉर्मूला टीचर ने क्लास में बता दिया है। अब फर्दर अ टीचर गिव्स वन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द अबव कॉन्सेप्ट। अब उसने
देखते हो क्लास में कभी भी कोई टीचर तुम्हें पढ़ाता है तो उसके साथ एक एक एग्जाम्पल बताता है कि इस फॉर्मूले को कैसे एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करना है, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट। अब देखो ऊपर जो था ना ये इतनी कहानी लिखी हुई थी, तो इसको केस स्टडी बनाने के लिए इतनी कहानी लिखी गई। ये क्वेश्चन नीचे है, अब नीचे तुम क्वेश्चन देखो तो सिंपल तुम्हें लगेगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स जो ऑब्टेन हुआ है बच्चों के थ्रू, 100 मार्क्स का पेपर था, वो उसका डेटा गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है, 10 से 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हैं, 25 से 43 है, 40 से 45 7 है, 55 से 76 है, 70 से 85 6 है, 85 से 100 6 है। अब तुम्हें बेसिकली टेबल दे दिया गया है, ठीक है, टेबल दे दिया गया है। अब इसके बेसिस पे वो अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, सिंपल सा। तो पहला क्या, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स मतलब मीन पूछा गया है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टेबल बनाओगे, मीन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो याद रखना, केस स्टडी में फॉर्मूले के साथ साथ जो चैप्टर्स में प्रॉपर्टीज़ वगैरह गिवन होती है या फॉर्मूलेज गिवन होते हैं, ठीक है, वो सब ध्यान रखना। एक बात और केस स्टडी का बता दूँ, जो 4 मेन चैप्टर्स जो फोकस करना है केस स्टडी, देखो बहुत वीडियो देखोगे सब लोगों ने अपना अपना प्रिडिक्शन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के कहने पे प्रैक्टिस कम मत करना आपने। किसी ने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी से गारंटी है, तो ठीक है आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन गारंटी लेके मत चलो, जब तक पेपर नहीं आएगा कुछ भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, ठीक है। जो 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करना है, जिससे केस स्टडी बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी से बनेंगे, गारंटी मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, और कोई बोलता है तो गलत बोलता है, ठीक है। एक इंस्टॉल करना पॉलिनोमियल, ठीक है, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है। इससे केस स्टडी, देखो केस स्टडी कहीं से भी बन सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, सबने दे रखा होगा अपना अपना, जो मुझे लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेकंड जो तुम्हारा जाता है, प्रोबेबिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड बात करें, स्टैट्स का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इन 4 का अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा चांसेस पूछने का है। बाकी और भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, लेकिन ये 4 चैप्टर्स मान लो, इनके क्वेश्चन जहाँ भी तुम्हें मिलते हैं लगा लिया करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर्स के केस स्टडी को पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ना है, कहाँ से पेपर बनेगा, कहाँ से केस स्टडी आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन इन 4 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना केस स्टडी को लेके, ठीक है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो अपने क्वेश्चन पे अब टेबल गिवन है, हम टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन निकालना है, तुमने CI का टेबल बना दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ XI बनता है, पता है अगर मीन निकालना है तो CI मैं इसको बात करें तो 10 से 25 है, ठीक है। 25 से 40 है, 40 से 45, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। फ्रीक्वेंसी की बात करें 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक है। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला गिवन है, समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI, ठीक है। तो XI निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, क्लास मार्क, ठीक है, मिड वैल्यू। तो हायर अपर किसी भी क्लास इंटरवल का तुम क्लास मार्क निकाल रहे हो तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब अगर तुम 10 से 25 की बात कर रहे हो तो 10 प्लस 25 अपॉन 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास मार्क हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5। सेकंड का निकालोगे तो वो आ जाता है तुम्हारा 32.5, निकाल लेना, क्लास मार्क निकालने कुछ नहीं कर रहे। थर्ड का 47.5, फिर इसका निकालोगे तो 62.5, 77.5, 92.5, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम तुम्हारा क्या बनता है, FI XI का, FI XI का कॉलम बनता है, क्लियर है। तो वो बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और ये समीशन ऑफ FI जिसको हम N भी बोलते हैं, तो ये तुम्हारा इसको ऐड करोगे, ये तुम्हारा 30 के इक्वल है, गिवन है 30 स्टूडेंट का डाटा गिवन है, तो ये 30 के इक्वल हो जाएगा,
क्लियर। अब एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाओगे मीन निकालने के लिए, क्लियर है। मीन निकालने के लिए एक्स आई इंपॉर्टेंट है। तो 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 35। 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 96, 97.5 ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 465, नेक्स्ट 325, 62, सॉरी यहाँ आ जाएगा 3, एक सेकेंड वेट, हाँ यहाँ आ जाएगा 375, फिर यहाँ आ जाएगा 465, यहाँ आ जाएगा 555, ठीक है। ये हम फिर क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इस कॉलम को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 1860 और समीशन ऑफ एफ आई कितना है 30। तो जो मीन होगा एवरेज मार्क्स मीन वो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो 1860 डिवाइड बाय 30 62, तो 62 तुम्हारा मीन हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बस इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उसने क्या पूछा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 से 45। तो सी एफ पूछ रहा है कि 40 से 45 जो इंटरवल है, मतलब ये वाला इंटरवल, इसका सी एफ क्या होगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाते हैं। तो देखो, तो यहाँ क्या करेंगे हम, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब सी एफ का कॉलम बना लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी 2 लिख दिया, सेकंड कॉलम में जो सेकंड इंटरवल होगा क्या करेंगे 2 + 3 5 हो जाएगा। तो सी एफ कहाँ यूज़ करते हैं हम, सी एफ यूज़ होता है जब भी मीडियन पूछा गया तो हम सी एफ निकालते ही निकालते हैं। ठीक है, थर्ड 40 से 45 के लिए 2 + 3 + 7 12 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सबको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केस स्टडी के क्वेश्चन डाल के उसको सॉल्व कैसे करना है बस वो करवा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मुझे सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है आपको, क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसा पूछा जा सकता है, मेरा मेन मोटिव यही है। बाकी क्वेश्चन में कुछ करने लायक कुछ है नहीं, खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट 50 से 70 की बात करेंगे तो हम 2 + 3 + 7 + 6 इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। सिमिलर वे में यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30। मेक इनसो ये ध्यान रखना कि लास्ट सी एफ जो आता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तुमने सी एफ निकालने में कुछ गलती की है। अब उसने पूछा था 40 से 45 जो क्लास इंटरवल, उसका सी एफ क्या है। तो 40 से 45 क्लास इंटरवल ये है, तो उसका सी एफ 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। सिंपल सा है। सी में क्या है, थ्रू सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। सेंट्रल मेजरमेंट मतलब मीन मीडियन मॉड। तो सी एफ वो कह रहा है, सी एफ हम किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखना सी एफ हम सिर्फ मीडियन जहाँ पर निकालना होता है यहाँ पे हम सी एफ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन या बोल दो प्रॉपर्टीज उसने क्वेश्चन डाल दिया। तो केस स्टडी यही रहेगा, या तो फॉर्मूला बेस्ड या तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। डी में क्या, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट फाइंड करो। ठीक है, तो पहले तो मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा ना। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं हम, जो भी n आता है, n कितना है 30, तो n/2 करते हैं, वो कितना हो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसका हाफ करते हैं, तो n/2 किया हमने, कितना आ गया 15। अब इसको हम कंपेयर करते हैं सी एफ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। जो भी सी एफ जस्ट इससे बड़ा हो, जस्ट इससे बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है 18 है, 18। ठीक है, तो 18 के लिए क्लास इंटरवल कौन सा है, ये है 55 से 70। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो एग्जाम में ध्यान से सबके आगे ही लिखना। ठीक है, ऊपर नीचे करने से मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना ये चीज़। तो 55 से 70, अब 55 से 70 में लोअर लिमिट क्या है 55, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। सिंपल है। ई पार्ट में क्या है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का अपर लिमिट फाइंड करो। तो पहले तो मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा ना। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो मॉडल क्लास बताएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है 7 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 है। और ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है 40 से 45।
तो 40 से 45 को बिलोंग कर रहा है, तो 40 से 45 मॉडल क्लास हो गया। क्लियर है? 7 जो है वो 40 से 45 सॉरी 40 से 55 40 से 55 को बिलोंग कर रहा है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। उसने क्या पूछा? अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? 55 है, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस यही करना था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं था, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज़ ग्राफ वगैरह ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? नहीं आता है समझ में, वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आज के। ठीक है, तो हर एक वीडियो में हम ऐसे ही 1 या 2 केस स्टडी करेंगे, ताकि वीडियो का लेंथ, अब इस वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, लेकिन आगे से हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया करो किस चैप्टर का है, पॉलिनोमियल का है, तो बस सारे फॉर्मूले जो पॉलिनोमियल में है ध्यान रख लो। अब ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार मूव्स ऑन ए हाईवे, द पाथ ट्रेस बाय द कार इज शोन एज बिलो। ये कार ने पाथ ट्रेस किया है, तो सिंपल सा कर्व गिवन है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, डी ई। द पैटर्न ऑफ द पाथ ट्रेस इन द शेप ऑफ पैराबोलिक। उसने बोल दिया जो, अब याद रखना अगर पॉलिनोमियल क्वेश्चन है तो जो भी ग्राफ का शेप बनेगा वो पैराबोला बनता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो पैराबोला शेप बनता है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि केस स्टडी में ये पूछ सकते हैं। उसने लिख भी दिया पैराबोलिक पाथ है, ये होता है पैराबोला, ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। ये तब बनेगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब डिग्री 2 पॉलिनोमियल रहेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन द मैथमेटिकल फॉर्म द गिवन पाथ फॉलोड बाय द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। अब उन्होंने कहा इस पाथ को हम इस फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल nth डिग्री का तुम्हें उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ते हो ना तो उसको हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, nth डिग्री, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री n हो जाएगी। यहाँ तक कुछ नहीं, बस कहानी लिखी हुई है, कुछ लेना देना नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व सी डी ई। सी डी ई कर्व का शेप क्या? तो अभी मैंने बताया है कि ये शेप क्या होता है, पैराबोला होता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है पैराबोलिक पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। सेकंड पे आते हैं। इफ द शेप ऑफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, अब उसने कहा ए से बी से सी एक पैराबोला बन रहा है, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना, ए बी सी ऐसा बन रहा है तो ये पैराबोला बना, तो इसका जो भी इक्वेशन होगा ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा। तो उसने कहा ए बी सी जो भी कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे इस कर्व को। मतलब जैसे लाइन का इक्वेशन होता है वैसे हर एक कर्व का अपना इक्वेशन होता है। तो इस कर्व का इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये है। देन इट्स जीरो, इसका जीरो क्या होगा, सिंपल सी बात है, भूल जाओ सब कुछ, कर्व ऊपर नीचे, सिंपल सी बात है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरोस पूछा गया है। तुम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करके इसको फैक्टराइज करके इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो फैक्टराइज किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ नहीं कर रहे, तो घबराना मत। मैंने पहले का क्वेश्चन सिंपल आएगा। तो यहाँ से इसको किया, x कॉमन लिया, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, फिर x माइनस 3 कॉमन आ गया और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो को इक्वेट कर दिया, तो x की दो वैल्यू आ गई 3 और 4। अगेन मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझ जाओगे, कुछ नहीं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड 4, वही इसका जीरो हो जाएगा 3 एंड 4, ऑप्शन 2। बस जीरो फाइंड करना था इसमें। सी पार्ट पे आते हैं। सी क्या कह रहा है, द पाथ ट्रेस बाय द कार हुज जीरोस आर 2 एंड माइनस 4। उसने कहा कि जो कार पाथ ट्रेस करेगा, ठीक है, वो फाइंड करो जिसका जीरो 2 और माइनस 4 है। देखो जो ऊपर क्वेश्चन था उसी को उल्टा पूछ दिया गया। अभी उसने क्या कहा था कि एक जो कर्व ट्रेस हो रहा है वो इस इक्वेशन से हो रहा है, तो इसका जीरो फाइंड करो। अब क्या है, उन्होंने जीरो दे दिया, कह रहे कर्व फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया कि तुम्हें अल्फा और बीटा गिवन है, वो कह रहे हैं जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल फाइंड करो।
यही तो है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ दिया है। तो तुम्हारे पास अल्फा और बीटा गिवन है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4 है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो क्या होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, अगर तुम्हें जीरोस गिवन है तो, अगर याद नहीं है तो मैं याद करा दूं, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करना, मान लो px फाइंड करना है। ठीक है, तो बाहर के लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अल्फा और बीटा दे दिया है। अल्फा कितना दे दिया 2 और बीटा -4, तो हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस -4, तो ये -2 हो जाएगा, और अल्फा बीटा ये -8 हो जाएगा। क्लियर है, बस ये यहाँ पे पुट कर देंगे, के की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, के लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अल्फा बीटा -8। तो ये तुम्हारे पास आ गया। के को 1 मान लो, क्योंकि कोई फ्रैक्शन कुछ बन नहीं रहा, के को हमने 1 मान लिया, के को कुछ भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। तो उसने जो कहा ना पाथ ट्रेस बाय द कार हुज जीरोज आर, तो ये पाथ ट्रेस होगा। बस ऊपर नीचे का क्वेश्चन सेम है, ऊपर पॉलिनोमियल गिवन है, उसने कहा जीरो फाइंड करो, नीचे जीरोस गिवन है, उसने कहा पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो ये होता है फॉर्मूलास। मैंने पहले कहा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं करेगा वो। चलते हैं नेक्स्ट डी पे। डी पे क्या कह रहा है, द पाथ इज सोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज सोन बिलो, द गिवन पाथ इज सोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज सोन बिलो। जो ऊपर जो पाथ गिवन था उसको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा दिया है। पाथ गिवन था ना ABCDE, उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा दिया है। क्लियर, ये बोल रहे हैं वो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब सिंपल सी बात है, ऊपर उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो, एक कर्व गिवन है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे एक्स एक्सिस को ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है। तो एक बार जी पे कट कर रहा है, एक बार एफ पे, एक बार ये पॉइंट है, और एक बार ये पॉइंट है। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि इन सारे पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, ये तुम्हारा डी हो गया। ई पे आते हैं। ई पे बोला गया इफ द पाथ ABC, ABC यहाँ तक की बात कर रहा है वो, ABC, इफ द पाथ ABC ट्रेस बाय द कार इन द अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 से, इस पाथ को यहाँ से लेके ये। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन G एंड F, G और F के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, G और F कैसा पॉइंट है, G और F ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस है। उसने कहा ABC जो पाथ है वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन है वो ये है, और G और F क्या है, इस पाथ को एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट कट करेगा वो 0 होगा। तो G और F इसका जीरो है, तो हम G और F निकाल लेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों निकालेंगे। तो हम वही करेंगे, इक्वल टू 0 रखा, इसको फैक्टराइज किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 को इक्वल कर दो। बेसिकली हम जीरोस निकाल रहे हैं, x की वैल्यू -5 और -3। मतलब ये जो f पॉइंट होगा, मैं बोलूँ f पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, अगर क्वेश्चन नहीं आता f पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो f हो जाता तुम्हारा -3, और g हो जाता -5, क्योंकि यहाँ पे y क्या होगा 0 होगा, और x की वैल्यू आ गई -5 और -3। तो -5 पहले ये -3 होगा फिर -5 होगा, उल्टा मत लेना। तो अब डिस्टेंस की बात करें, ये 0 होगा, ये 0 होगा। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, अब समझो। अब बोल सकते हैं यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन यहाँ पे कर्व गिवन, तो कर्व के थ्रू निकाल लो। -5 मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम साइन नहीं लेते हैं, हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, F से लेकर यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 - 3 2।
तो मुझे इसके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये तो ये कितना बचा 5 माइनस 3 2, तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस पूछा गया है, क्लियर है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो चाहो तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें 2 केस स्टडी हमने कंप्लीट कर लिया, एक स्टैट से, दूसरा पॉलिनोमियल से। तो किन 4 चैप्टर पे फोकस करना है, मैंने मैं रिपीट कर दूं, तुम्हें अलग से पढ़ने के लिए केस स्टडी के क्वेश्चन को करने के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। 4 चैप्टर पे जो फोकस करना है, देखो पढ़ना सारा चैप्टर्स, जहाँ से भी तुम्हें केस स्टडी मिलता है सॉल्व करो, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या आएगा कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं पता, ठीक है, किस चैप्टर से आएगा कुछ नहीं पता है। लेकिन जो 4 मेन चैप्टर्स जिसको बोल सकते हो जहाँ से केस स्टडी बनने के चांसेस हैं, वो तुम्हारा पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन तुम्हारा पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे टॉप पे रखना, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आ सकता है, वहाँ से भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को ध्यान रखना है थोड़ा सा, जहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, तो चलो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, जहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। तो अगर जितने लोग देख रहे हो वीडियो, अगर पसंद आया हो, कंटेंट यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है इस वीडियो को, क्योंकि अभी नया पैटर्न है, बहुत लोगों के पास कंटेंट नहीं है, सब लोग बनाने में लगे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना लोगों को बेनिफिट होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को बेनिफिट होगा। क्लियर है, तो और नेक्स्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में 2-3 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।